वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार रहने वाला है। काफी कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में जो आप लोग की कल जो नैनो मैगजीन नहीं आ पाई किसी रीजन की वजह से, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ गया था, तो उसकी वजह से वो वीडियो आप लोग की अपलोड कर नहीं कर पाया। आज आप लोग की वो वीडियो भी अपलोड होगी, उसके साथ में दूसरी वीडियो भी आएगी, यानी कि कंबाइन आप लोगों का चीजें देखने को मिलेगी, छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन वाली वीडियो भी आप लोग की बची हुई है, वो भी कंप्लीट करूंगा, वो सैटरडे की है आप लोग की। ठीक है, तो वो भी आप लोग तो कंबाइन कर या फिर अलग से उसको मैं अपलोड करूंगा। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों से बोला भी था कि आप लोग सजेस्ट दीजिए, तो काफ़ी बच्चों के द्वारा कई सारे अच्छे अच्छे सजेशन दिए गए हैं, उनको आने वाले टाइम में जल्दी ही आप लोगों को इंप्लीमेंट करूंगा मैं। और इसी के साथ में एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, तभी आप लोग अपने एग्जाम का जो फाइनल डेस्टिनेशन तक है उस तक पहुंच पाएंगे। पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों को रिविजन थोड़ा सा, जैसे कुछ तो मैं कराता रहता हूँ, कुछ रिवीजन आप लोग खुद से भी करना पड़ेगा, यानी कि एक पैटर्न में आप लोगों को अपने आप को ढालना पड़ेगा। जो क्वेश्चन देता हूँ उनके आंसर जरूर लिखा कीजिए। बहुत कम बच्चे आंसर लिखने लगे हैं, या जो बच्चे लिख रहे हैं वो रेगुलर लिख रहे हैं, जो नए वाले आ रहे हैं वो नहीं लिख रहे हैं। जितना ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि कम ने लिखना स्टार्ट कर दिया, लिख तो रहे हैं, पर 50,000 का ग्रुप है तो उसके हिसाब से कम लिख रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिए अगर सिलेक्शन आप लोग लेना चाहते हैं तो। फिर से वो बोलूंगा, स्टार्टिंग में एकदम आंसर लिखना नहीं आएगा, पहले कुछ दिन चीज़ों को समझिए, दूसरे आंसर लिख रहे हैं उनके आंसर को देखिए, अपना खुद का एक पैटर्न बनाइए और चीज़ों को लेकर आगे चलिए, तभी चीज़ें आप लोग कर पाएंगे। टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, अगर आप लोग सोचेंगे आप लोग आंसर नहीं लिख पाएंगे तो आप लोग नहीं लिख पाएंगे, आप लोग बोलेंगे एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जब तक आप लोग खुद बिलीव नहीं करेंगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तक आप लोग वो काम कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर आप लोग सोचेंगे कि हाँ ये काम कंप्लीट कर लेंगे, आसान है, लोगों ने किया है हम भी कर लेंगे, तो फिर आसानी से आप लोग उस काम को कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को अपने माइंड को विश्वास दिलाना होता है और फिर आप लोगों का माइंड उसी एनर्जी के साथ में काम करने लगता है। तो ये बात आप लोग माइंड में फिक्स रखिए कि अपने गोल को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ भी ऐसे शब्द अपने दिमाग को मत बोलिए जो कि आप लोगों को पीछे खींचे। हमेशा ऐसे शब्द बोलिए जो कि आप लोगों को आगे लेकर जाए, तो आप लोगों के अंदर से एक अच्छी एनर्जी निकलना स्टार्ट होगी और आप लोगों का गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं नंबर ऑफ केसेस पर। आज के डेट में टोटल मिलाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने केस हैं, तो 71,000 केस अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना वायरस के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 4 लाख लोगों की जान जा चुकी है और 35 लाख लोग ऐसे हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर सबसे टॉप पर यूएसए चल रहा है 20 लाख के करीब केस के साथ में, 1,13,000 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है यहाँ पर 7,10,000 केस के साथ में, और इसके साथ में 37,000 लोगों की जान जा चुकी है। जान जाने में सबसे ज्यादा टॉप पर है यहाँ पर यूएसए, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर यूके और तीसरे नंबर पर है ब्राजील। तो ये कंट्री है। हमारी कंट्री के बारे में जाने तो छठे नंबर पर है नंबर ऑफ केसेस में, 2,65,000 के करीब केस हो चुके हैं और 8,500 के करीब कल केस आए यहाँ पर। टोटल जो एवरेज चल रहा है वो लगभग 8,000 के करीब चल रहा है। वैसे 10,000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुके हैं नंबर ऑफ केसेस, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में एक कंट्री है बाकी की, अपनी कंट्री में सबसे ज्यादा सबसे टॉपर चल रहा है कौन, महाराष्ट्र, 88,000 केस है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर दिल्ली, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है, जैसे कि 8,444 केस आए और 5,247 जो लोग हैं वो रिकवर हुए। तो रिकवरी थोड़ी अप टू द मार्क अगर रहेगी तो चीजें जल्दी से हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो केस है टोटल हमारी कंट्री में ये है आप लोग के सामने 2,65,928, और जो रिकवर कर चुके हैं 1,29,095 केस ऐसे हैं जो रिकवर कर चुके हैं। और टोटल जो डेथ हो चुके हैं अब तक वो 7,473, इनके 7,473 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो ये एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। जो आज का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है सोनोरन डेजर्ट, जाकर मैप में निहारेगा कहां पर लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर में। तो आइए एक बार आर्टिकल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं जो को हम लोग को डिस्कस करने हैं। सारे लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लिया कीजिए, एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। और फीडबैक जरूर दिया कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आते तो डिसलाइक कर बताइए उसको कमेंट बॉक्स में, डिसलाइक क्यों किया है, ताकि उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। बाकी का लाइक कीजिए अगर अच्छी लगती है तो उससे मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीजें आप लोगों का फीडबैक होती है जो कि आप लोगों को जरूर देना है। बाकी यहाँ पर जो पहली ये आर्टिकल है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया और जो नेपाल के बीच में जो रस्साकसी चल रही है बाउंड्री को लेकर, बाउंड्री को लेकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नासा और स्पेस एक्स के बारे में बात की जा रही है, अभी एक ही फ्लाइट उनके द्वारा छोड़ेगी, तो किस तरीके से प्राइवेटाइज जो सेक्टर है वो हेल्प प्रोवाइड करेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा आर्टिकल है। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर किसी प्रॉब्लम को टैकल करना है तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो नजर डालेंगे। ये आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है
बेसिकली जो इकोनॉमिक कंडीशन अभी देखने को मिल रही है कोविड-19 के चलते। तो कुछ पॉइंट आप लोगों को यहां पर अगर इसके बारे में बताऊं तो वो कुछ ऐसे ही पॉइंट है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि अगर आज की डेट में आप लोगों को इससे रिकवर करना है तो आप लोगों को इकोनॉमी को पैटर्न में लाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा डेफिसिट में आप लोग जाएंगे, पर लेकिन उसको आप लोगों को उससे डरना नहीं है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं इसके चक्कर में कि यार उधार लेंगे तो दब जाएंगे, तो गवर्नमेंट को अगर जितना ज्यादा उधार लेगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी चीजें बढ़ेगी, क्योंकि पैसे जो है वो फिक्स हैं। आज के लिए मान लीजिए आप लोगों के पास में 100 रुपए हैं, आप लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आप लोगों को 100 रुपए और किससे उधार लेने पड़ेंगे। जब आप लोगों का बिजनेस 200 का हो गया, फिर आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए आप लोगों ने 100 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, 300 हो गए, तो सामने वाले के 100 रुपए रिटर्न कर दो आराम से। तो इस तरीके से चीजें होती है, पर लेकिन वो ऐसा भी होता है कई बार डूब जाती हैं चीजें, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो उन्हें कहते हैं कि फूंक फूंक के पैर रखने वाली बात यहां पर सोचनी पड़ेगी। तो कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली है, सबसे पहले तो जो रेटिंग हमारी बेकार हो रही है आज के डेट में, जो मूडीज है उसके द्वारा हमारी रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दी गई, उसके ऊपर फोकस देकर चलना है। इन्फ्लेशन जो कि महंगाई है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि जनता अगर महंगाई से जूझेगी तो फिर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगी। तो ये कुछ बातें बोली गई हैं, और इसी के साथ में सेंटर और स्टेट को मिलकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, वो भी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। ठीक है, स्टेट के हाथ में ही पैसा यहाँ पर जाना चाहिए ताकि वो अपने लेवल पर काम कर सके, तो वो भी चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेगी। इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये बेसिकली बात की जा रही है हमारी कंट्री के बारे में, नेवी से रिलेटेड आर्टिकल है, इसके ऊपर भी यहां पर नजर डालेंगे, और यहां पर साइबर थ्रेट के बारे में बात की जा रही है बेसिकली। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल को भी देखेंगे कंबाइन कर। इसी के साथ में एक कार्टून है। आज का डेटा पॉइंट आप लोग देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेटा पॉइंट के बारे में अगर बात करें, लॉकडाउन के चलते आज की डेट में जैसे हर एक कंट्री में लॉकडाउन देखने को मिला, जैसे इंडिया की बात कर लीजिए, यहां पर आप लोग देख लीजिए सारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, कतर, रसिया। ठीक है, तो इसी के साथ में यहां पर हो गया चिली, इसी के साथ में ईरान, ये हो गया मैक्सिको, यूएसए, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, इटली, तुर्की। तो सबका बेसिकली दिखा रखा है कि किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ी है। ठीक है, वर्स कंडीशन में कौन है, लॉकडाउन के चलते बेड कंडीशन किसकी देखने को मिल रही है, तो वो चीजें यहां पर समझाने की कोशिश कर रही है। तो कौन सी वर्स है यहां पर, तो इंडिया वर्स कंडीशन में है, बेड, और ये कुछ ऐसी कंट्री है जो थोड़ी गुड हालत में अब आ गई है यहां पर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कंपेयर यहां पर किया गया है, तो एक हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा इसके बारे में। सबसे पहले जो यहां पर ये नेक्स्ट आर्टिकल है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स एक प्राइवेट एजेंसी है यहां पर इलोन मस्क की, जिसके द्वारा यहां पर अभी जो स्पेस में इंसानों को भेजने का काम किया गया है। एक तरीके से काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं कि प्राइवेट प्लेयर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि सेलिंग स्पेस यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में काम किया जा रहा है। तो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट एक न्यू एज स्टार्ट हो रही है। आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में बोला गया है कि प्राइवेट जो लोग हैं वो आकर यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर हमारी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो उसी को समझने के लिए पहले आप लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग समझिए। यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यहां पर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा गया अमेरिकन सोइल से 9 साल के गैप के बाद में यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अच्छी बात क्या है इसके बारे में जानने वाली, वो ये है कि नासा और इसी के साथ में स्पेसएक्स काम कर रहे थे। नासा यहां पर यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी कंट्री में इसरो है, और स्पेसएक्स यहां पर ये इलोन मस्क जो है यहां पर इलोन मस्क साहब, इनकी यहां पर ये एजेंसी है जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है। तो यहां पर दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर यह काम किया गया है। नॉर्मली यूएसए क्या करता था, अगर किसी अपने जो पर्सन को भेजना है यहां पर, तो लगभग रसिया इससे 80 मिलियन पैसे लेता था अगर एस्ट्रोनॉट को किसी को स्पेस में भेजना है तो। ठीक है, जब से यहां पर नासा के द्वारा स्पेस के जो प्रोग्राम है वो लॉन्च करना स्टॉप किया गया, तब से रसिया यहां पर इसकी हेल्प कर रहा था। पर लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर अपनी ही कंट्री में यहां पर आ रहे हैं, जैसे स्पेसएक्स जैसे। तो यहां पर एक तरीके से कहीं ना कॉस्ट में भी कमी है, इनोवेशन है और ज्यादा सेफ्टी यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एडवांस वे में यहां पर ये काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू रसिया के कंपेयर में। 2000 में बात करें, इलोन मस्क के द्वारा पहले भी यहां पर कोई ऐसा प्रोग्राम शो किया गया था वॉशिंगटन डीसी को, पर लेकिन वो नहीं होता है जैसे अगर आप लोगों से अगर कोई यहां पर आज से लगभग 25 साल पहले कोई आप लोगों से बोले कि ट्रेन जो है वो नीचे को चलेगी जमीन के अंदर से, ठीक है, तो आप लोगों को कोई विश्वास नहीं करेगा। आप लोगों से कोई बोले आज से लगभग 30 साल पहले कि बिना वायर के आप लोग फोन पे बात कर सकते हैं, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इलोन मस्क साहब के द्वारा जो यहां पर ये बातें उस टाइम पर सामने रखी गई कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैक्सिमम जो इनको इग्नोर कर दिया गया उस टाइम पर। तो फिर जब यहां पर इनके द्वारा काम करना खुद से स्टार्ट किया गया, अपने बलबूते पर काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद में यहां पर चीजें जो है वो संभलनी स्टार्ट हुई। एक तरीके से इनको एक सरफिरा इंसान भी बोला जाता है, जो अपने काम के पीछे इतना पागल है कि शायद ही आज की डेट में कोई इसके कंपेयर का पर्सन होगा, अपने काम के पीछे इतना पागल। यानी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो डायलॉग है ना, सैल्यूट अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करो, सैल्यूट योर ड्यूटी, तो हर एक इंसान आपको सैल्यूट करेगा। तो वो वाला फंडा यहां पर ये काफी हद तक काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। इसी के साथ में अगर बात करें पैसे कमाने वाली, तो आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगा पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं इनके द्वारा।
जापानी जो बिलियनर नाम है इनका यहाँ पर यूसागो मेजिवा, इनके द्वारा ऑलरेडी साइन कर लिया गया अपने आप को कि ये ट्रेवल करेंगे मून के लिए और बैक वहां से आएंगे। यानी कि एक तरीके से जैसे आज के डेट में हमारी कंट्री में ना उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान स्कीम के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो इलोन मस्क साहब चाहते हैं यहाँ पर स्पेस के लिए भी ऐसे ही यहाँ पर लोग जाने लगे जैसे कि डोमेस्टिक फ्लाइट में कहीं घूमने जा रहे हैं। यानी कि कमर्शियल फ्लाइट स्पेस के लिए भी इस तरीके से यहाँ पर करना चाहते हैं, कोई भी अगर स्पेस में घूम के आना चाहता है तो वो यहाँ पर इसको एंजॉय कर सके। तो ये एक तरीके से रिमार्केबल फीट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर स्पेस एरिया में। अगर यहां पर इसको इतना आम कर दिया जाएगा तो फिर कोई भी स्पेस में जा सकता है, तो कोई भी यहां पर स्पेस घूमकर आ सकता है। तो वो जनता को बेसिकली ये चीजें दिखाना चाहते हैं। तो ये है इनका बेसिक जो ड्रीम इस पर्टिकुलर एरिया में। इसी के साथ में जो आज के डेट में जो नासा है उसको काफी सपोर्ट इससे देखने को मिल रही है। ये यहाँ पर इनोवेशन का काम हो गया, टेस्टिंग का हो गया, बिल्डिंग का जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो सारा काम यहाँ पर जो मार्केट प्लेयर है जैसे स्पेस एक्स जैसे उनको यहाँ पर आउटसोर्स कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो यहाँ पर नासा है वो मेन मुद्दे पर फोकस कर पा रहा है, इन सब चीजों में उसको अपने आप से बिजी जो रहता था उससे यहाँ पर हट पा रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी साइड आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर इनोवेटिव स्पेस कंपनीज के बारे में, अगर यहां पर तो नई नई पार्टिसिपेंट यहां पर आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। और इसी के चलते हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भी अभी यहां पर बोला गया था कि हम भी अपना जो स्पेस सेक्टर है उसको प्राइवेट प्लेयर के लिए खोलने जा रहे हैं। अपने आप खुद से टेस्ट करो, इसको फ्लाई करो, टेस्ट करो, फेल हो गए तो फिक्स करो। इस तरीके से यहां पर ये फंडा है जो कि स्पेस एक्स फॉलो करके चलता है। स्पेस एक्स का बेसिक फंडा क्या है आप लोग समझिए। आप लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कहां गलती रह गई उसको चेक करो, फिर से एग्जाम दो, फिर से क्लियर नहीं हुआ, कुछ कमी रह गई, फिर से उसको चेक करो, जहां पर कमी आ रही है उसको फिक्स करो और आगे बढ़ो। यानी कि एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर 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 आगे बढ़ना बेसिक इसका फंडा है। तो वहां से सीखकर आप भी इसको इंप्लीमेंट अच्छे से कर सकते हैं और ये एक सही डायरेक्शन भी होगी। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब मार्स मिशन भेजा गया तो इतना कम था उसका 7 किलोमीटर, वो 7 रुपए पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया 7 रुपए। अगर आप लोग ऑटो रिक्शा में भी जाओगे तो वहां पे भी लगभग 10 से 20 रुपए के बीच में ले लेते हैं। यानी कि मार्स जो मिशन था हमारा इतना सस्ता था कि इसका कंपेयर का कोई मिशन सस्ता हो ही नहीं सकता। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आज की डेट में आप लोग बात करें यहां पर मार्स मिशन जैसे भेजा गया है, जैसे हमारी कंट्री में कॉस्ट रही है, तो दूसरी फ्लाइट भी अगर ऐसे हम लोग कर पा रहे हैं और इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर अगर पार्टिसिपेट यहां पर कर पा रहे हैं तो एक तो कॉम्पिटिशन यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। आज के डेट में हमारी कंट्री की जो इसरो है उसका भी एक अच्छा खासा नाम है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो इसके चलते प्राइवेट प्लेयर और आते हैं यहां पर और अच्छे से हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को ओपन अप करना ये काफी अच्छे से एक तरीके से ऐसा हो जाएगा जैसे बहुत सारे बंदरगाह आप लोगों ने ओपन कर दिया, अब कहीं से भी हवाई जहाज को लोड किया जा सकता है। तो वो फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर स्टेट का क्या रोल रहेगा, गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, गवर्नमेंट का जस्ट एक तरीके से बीच में बैलेंस बनाने का काम रहेगा ताकि बैलेंस न बिगड़े और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकाला जाए मिलजुल कर। तो एक आधार प्रोवाइड कराने का काम रहेगा ताकि जो भी सुपर पावर है स्पेस के फील्ड में उनके साथ में हम लोग कंपीट कर सकें। तो ये एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में कुछ लिखना चाहे कि हमारी कंट्री की जो इसरो है उसकी सक्सेस को किस तरीके से देखते हैं एज कंपेयर टू नासा, या फिर स्पेस एजेंसी प्रोग्राम जो हमारी कंट्री के हैं वो ह्यूमन या मैन काइंड के लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियल हैं, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से लिखने के लिए बन जाते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लिखने के लिए आता है तो इसलिए आप लोगों के पास में यहाँ पर के लिए कुछ ना कोई पॉइंट जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में काफी ज्यादा स्टैंड ऑफ बना रहा दोनों कंट्री के बीच में। तो यहाँ पर अभी चीजें थोड़ी आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये बोला गया यहाँ पर अभी काफी लंबे समय से जो चीजें चल रही थी खासकर लद्दाख और सिक्किम वाले रीजन में, एक बार आप लोग मैप में इसको देखिए तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कहां पर ये एरिया है। एक तो हो गया यहाँ पर ये लद्दाख वाला एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, और दूसरा यहाँ पर ये सिक्किम वाला एरिया। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर एरिया जहां पर जो स्टैंड ऑफ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कैसे यहां पर सॉल्यूशन निकालना है उसके बारे में यहां पर फोकस किया जा रहा है। काफी लंबे समय से दोनों जो थे वो आमने सामने यहां पर खड़े हुए थे, अब इसको एक पैटर्न में लाकर सॉल्यूशन निकालने की बात यहां पर की जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि दोनों तरीके से यहां पर दोनों साइड से सपोर्ट किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और इसी के साथ में जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है दोनों के साथ में मिलकर काम किया गया। इसी के साथ में कमांडर लेवल की मीटिंग भी यहां पर देखने को मिली दोनों कंट्री के बीच में अलग अलग रीजन में। ठीक है, तो यहां पर काफी एक तरीके से काम करने की कोशिश की गई। पर लेकिन अगर हम लोग सोचें कि अगर कोई भी काम आप लोग करते हैं और एकदम सोचे आप लोग उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को यहां पर ट्राई करना पड़ेगा उसको अच्छे से, जब यहां पर कोई ना कोई रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले आज ही आप लोगों ने एग्जाम की प्रिपरेशन करी और आप लोगों के नंबर अच्छे आने लगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों को प्रॉपर कंटिन्यूअसली आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इसे वेट कम करने की बात कहते हैं ना कि शाम को उठो सुबह तक वेट कम हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है वो। तो वो तब हो पाएगा जब आप
लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी। तो यहां पर भी ऐसा ही है, जो इतने लंबे समय से लड़ाई चल रही है, कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा? सोल्यूशन उसका सीधा सीधा तब निकलेगा जब आप लोग रेगुलर कंटिन्यूअस एक दूसरे के टच में रहोगे, बात करोगे और इन सिचुएशन को रिजोल्व करने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से पैटर्न में आप लोगों को आगे चीजों को लेकर बढ़ना पड़ेगा। तो दोनों कंट्री की जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा चीजों को दोहराया गया कि हम लोगों ने जिस तरीके से हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और यहां पर चाइना के जो प्रेसिडेंट है, दोनों के द्वारा 2017 में जो डेडलॉक था उसको यहां पर एक तरीके से डिफरेंस को यहां पर कम करने की कोशिश की गई थी। तो उसी पैटर्न में यहां पर अगर चीजें बढ़ती रहती तो आज के डेट में उसको भी हम लोग सोल्व नहीं कर पाते। तो यहां पर बात यही की जा रही है, ठीक है, कि उस तरीके का डिफरेंस फिर से न बढ़े, उसको हम लोग को रोकना पड़ेगा। डोकलाम जो इंसिडेंट था यहां पर, उस मीटिंग को लेकर दोनों कंट्री के जो लीडर थे आगे चलकर G20 में मिले, ठीक है, सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट यहां पर देखने को मिली और 73 दिन तक वो चीजें इस तरीके से चली। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में काफी अच्छा अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग इसको रिजोल्व कीजिए। तो जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लद्दाख और सिक्किम वाले रीजन में जो प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है, ये आगे चलकर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि बहुत लंबी बाउंड्री दोनों कंट्री टच करती हैं। तो यहां पर सिचुएशन को इग्नोर करना ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा दोनों कंट्री के रिलेशन के लिए। पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये निकल के आता है, अगर यहां पर शांति बनाकर रखनी है, अगर मान लीजिए चाइनीज सोल्जर हमारी टेरिटरी में आ गए तो उनको पीछे जाना पड़ेगा, हम लोग चाइना की टेरिटरी में चले गए तो हम लोग को पीछे आना पड़ेगा। पर लेकिन वो चीज करने के लिए कई बार तैयार नहीं होते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं पहले तुम हटो तब हम हटेंगे। अगर पहले कोई एक हट जाए तो फिर सामने वाले की बेइज्जती हो जाती है कि हाँ भैया ये पीछे हटा है, भैया ये तो कमजोर है, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वो भी चीज यहां पर एक बैलेंस बनाकर चलना है कि दोनों एक साथ पीछे हट जाओ, अगर आप लोगों को शांति बनाकर रखनी है। तो अगर डोकलाम वाले एरिया को आप लोग यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया था हमारा, सिक्किम हो गया, यहां पर भूटान हो गया और ऊपर चाइना हो गया। तो ये ट्राइलेटरल जंक्शन है जहां पर ये डेडलॉक बना। तो उस टाइम पर काफी लंबे समय तक तो ये लग रहा था कि सिचुएशन नहीं सुधरेगी, पर फिर आगे चलकर आप लोगों को पता है वुआंग में समिट हुई, जिसको फर्स्ट इनफॉर्मल समिट बोला गया। दूसरी समिट फिर ममल्लापुरम में हमारी कंट्री में तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को देखने को मिली। तो तब यहां पर सिचुएशन जो थी उसको नॉर्मलाइज किया गया। दोनों जो समिट थी वो इनफॉर्मल समिट थी। इनफॉर्मल समिट का मतलब ये होता है कि जाकर मिलना है और बातें करनी है किसी भी टॉपिक पर, बस सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि शांति बनाकर रखनी है। फॉर्मल समिट ये होती है पहले एजेंडा डिफाइन कर देते हैं, भैया इन टॉपिक पर बात करेंगे, और फिर वहां पर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, मीटिंग कंप्लीट होने के बाद में, फिर वहां पर उसके बाद में एक ऑफिशियल जो मीटिंग की जाती है जिसमें यहां पर बात करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन यहां पर देखने को मिली, यानी कि एक तरीके से ये कोई वो नहीं कहते कि कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाती है, तो वो सिचुएशन भी आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो बेसिकली कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी रिसेंटली पहले यहां पर कहां पर हुई, वुहांग में चाइना के अंदर में, दूसरी इंडिया के अंदर में ममल्लापुरम में, और तीसरी समिट अभी कहां से होगी, फिर से चाइना के अंदर में होगी। वो देखते हैं यहां पर कब हो पाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग यहां पर माइंड में क्लैरिटी रखकर आगे बढ़िएगा। एक और छोटा सा आर्टिकल है यहां पर जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। यहां पर ये बात की जा रही है कोविड-19 से अगर लड़ना है तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। डिसेंट्रलाइज अप्रोच का क्या मतलब है? देखिए आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, टोटल मिलाकर 28 राज्य हो गए और इसी के साथ में 8 यूनियन टेरिटरी होगी। अब सेंटर तो अपना काम कर रहा है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर सबको साथ में लेकर चला है, तो सबको साथ में लेकर भी चले सेंटर, तभी यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगी, तभी सिचुएशन यहां पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज के डेट में 4 मेजर चैलेंज है। सबसे पहले तो इकोनॉमी बर्बाद हो रखी है, दूसरा हेल्थ वाला एरिया काफी बर्बाद हो रखा है, तीसरा यहां पर एक तरीके से वेलफेयर और लाइवलीहुड लोगों की जॉब भी जा चुकी है और वेलफेयर मेजर भी अप टू द मार्क नहीं है। और जो रिसोर्सेज हैं कहने के लिए तो यहां पर कई बार गवर्नमेंट ऐसे ताने मारती है कि अगर आज के डेट में हम लोगों के पास में इतना ज्यादा खाने के लिए सामान है कि हम लोग इसको कॉन्टिन्यूअस 2 साल तक लोगों को बैठा के खिला सकते हैं। 2 महीने में औकात सामने आ गई कि हाँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो 2 महीने में यहां पर रो दी सारी गवर्नमेंट और एक तरीके से हाथ पैर उठा दिया कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, लॉकडाउन खोल के रख दिया, जनता जितनी परेशान है होती रही, जिसको जो करना है करता रहे, अपनी चीजें अपने हाथ में रखो, अपने आप खुद को टैकल करो। उस कंडीशन में यहां पर आ गई वो गवर्नमेंट जो ये दावे करती है कि 2-2 साल तक बैठाकर खिला सकते हैं। तो इसलिए घुमा फिराकर यहां पर ये चैलेंजेस हैं जिनका सोल्यूशन यहां पर निकालने की बात की जाती है, तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। पर एड्रेस करने के लिए ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा काम अपने आप ही कर लेगी। जैसे यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का इंप्लीमेंट किया गया, तो ये बोला गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करके कि सारी चीजों को हम लोग अपने हिसाब से टैकल कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। तो वो काफी सोचने वाली बात थी। तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी सिचुएशन यहां पर नॉर्मलाइज हो पाएगी। इसी के साथ में एमपी लेड स्कीम के बारे में हालांकि राइटर ये बोल रहे हैं कि अच्छा काम किया गया यहां पर। एमपी लेड स्कीम का जो बेसिकली 2 साल के लिए सस्पेंशन किया गया है, इसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये ऐसी स्कीम है जिसमें यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हर साल। तो 5 साल के 25 करोड़ रुपए हो गए, तो वो अपने लोकल एरिया में उसका डेवलपमेंट करने के लिए उसको खर्च करेगा। पर लेकिन ये सस्पेंड कर दिया गया, तो लगभग 4000 करोड़ के करीब जो पैसा यहां पर ये
इसको यहां पर देखने को मिलेगा कि किस तरह की सिचुएशन है यहां पर, तो ये इसको कंडीशन को यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या यहां पर पैटर्न बना के चलना है, किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, वो सारी चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जनता को एक तरीके से आप लोगों को विश्वास में रखना पड़ेगा। जो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको भी आप लोगों को थोड़ा सा साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो यही एक पैटर्न है जो कि चीजें जो आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा नॉर्मलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। बाकी जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फाइनेंस की सबसे ज्यादा कमी रहती है लोकल एरिया पर, तो सेंटर के हाथ में रहता है, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तभी यहां पर सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाएगा, यानी कि सबको लेकर काम करना पड़ेगा, तभी चीजें अच्छे से चलेंगी आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसको थोड़ा सा डिटेल में पूरी हिस्ट्री के साथ में आप लोगों को समझाता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस आर्टिकल को। ये बात की जा रही है इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में, तो हिस्ट्री के साथ में इसको लेकर चलता हूं। सारी सेगोली ट्रीटी क्या है वो समझाता हूं आप लोगों को, तो एक एक लाइन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, फिर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर अच्छे से नजर डालते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में लेकर चलता हूं। यहां पर चलते हैं जब हमारी कंट्री अंग्रेजों के अंडर में थी, अंग्रेजों के गुलाम आप लोग बोल सकते हैं, उस टाइम की बात हम लोग करते हैं। तो यानी कि लगभग 1800 जो यहां पर टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम पर आप लोगों को लेकर चलता हूं। इस टाइम ड्यूरेशन में एक वॉर हुई, उस टाइम पर जब हमारी कंट्री में अंग्रेज रूल किया करते थे। अंग्रेजों की एक प्रवृत्ति थी कि अपना जो भी एरिया है उसको बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कंट्रोल करना है। तो उसके चलते यहां पर जो लड़ाई हुई उसको बोला गया यहां पर एंग्लो नेपाल वॉर। तो एंग्लो नेपाल वॉर जो थी यहां पर ये 1814 में हुई। इस वॉर के तहत यहां पर अपने अंदर नेपाल को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जो ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेजों के द्वारा। फिर ये जो लड़ाई थी ये 2 सालों तक चली और 2 साल कंप्लीट हुए यहां पर। ये हुआ फिर 1816 में। तो 1816 में जब 2 साल कंप्लीट हुए, तो आप लोगों ने पास्ट में पढ़ा होगा, जब भी कोई लड़ाई कंप्लीट होती थी तो कोई ना कोई ट्रीटी साइन की जाती थी, ट्रीटी में कुछ ना कुछ लेन देन होता था। तो ऐसी ही एक ट्रीटी हुई यहां पर, जो इंडिया और नेपाल, आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं, या फिर उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया या फिर नेपाल आप लोग बोलिए। तो उस टाइम पर ये ट्रीटी का नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ सगोली। तो 1816 की ये ट्रीटी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है, ट्रीटी ऑफ सगोली किसके बीच में थी? तो ये थी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। ये जो ट्रीटी थी जब यहां पर साइन की गई, तो इस ट्रीटी के तहत यहां पर नेपाल की बाउंड्री को डिफाइन किया गया। तो नेपाल की जो बाउंड्री थी जब उसको डिफाइन किया गया, तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट रिवर के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। पहले तो आप लोग एग्जैक्ट नेपाल की लोकेशन देखिए, ये है नेपाल, ऊपर है यहां पर चाइना और नीचे है इंडिया। यानी कि नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच है। हमारी कंट्री का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसी के साथ में वेस्ट बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य नेपाल को टच करते हैं। तो जब अंग्रेजों के द्वारा यहां पर बाउंड्री को डिफाइन किया गया, तो एक साइड में बोला गया, वेस्टर्न साइड में जो नेपाल की बाउंड्री होगी वो होगी काली रिवर। याद रखिएगा, इसके बारे में अभी डिटेल में आगे बात करूंगा। और सेकंड जो यहां पर जो ईस्टर्न बाउंड्री होगी, यहां पर इसको बोला गया मेची रिवर, MECHI। तो ये बाउंड्री हो गई यहां पर बेसिकली, यानी कि रिवर के साथ साथ में यहां पर दोनों की बाउंड्री चलेगी। तो ये डिफाइन किया गया यहां पर सगोली ट्रीटी के द्वारा, जो कि 1816 में यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन जो ईस्टर्न बाउंड्री थी वो तो कंटिन्यूअसली सही तरीके से अपना काम करती रही। जो वेस्टर्न बाउंड्री थी यहां पर क्वेश्चन मार्क लगने लगा काली रिवर को लेकर। रीजन क्या था? रीजन ये था काली रिवर का ओरिजिन पॉइंट, आखिर काली रिवर कहां से ओरिजिन हो रही है। एक बात और बता दूं, यहां पर सगोली ट्रीटी के तहत यहां पर सिक्किम और इसी के साथ में जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, और सिक्किम, ये भी यहां पर अंग्रेजों के द्वारा यहां पर एक तरीके से छीन लिए गए थे, जो नेपाल का किंगडम हुआ करता था, जिसको किंगडम ऑफ गोरखा कहा करते थे। यानी कि एक सगोली ट्रीटी जो हुई थी वो ब्रिटिश इंडिया और किंगडम ऑफ गोरखा के बीच में आप लोगों को देखने को मिली। तो उस ट्रीटी के बारे में यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, जब ये ट्रीटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, तो इस ट्रीटी में यहां पर कई सारी बाउंड्री जो थी वो डिफाइन की गई, और उन्हीं को आज तक कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर हम लोग फॉलो कर चल रहे हैं। तो जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया, सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो वेस्टर्न बाउंड्री है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा, ईस्टर्न बाउंड्री आज की डेट तक भी यहां पर कंटिन्यू ऐसे ही चल रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फोकस देते हैं यहां पर काली रिवर पे, आखिर क्या डिस्प्यूट है। पर लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को पूरा करंट में लेकर चलता हूं, फिर यहां पर थोड़ा सा बैक में आएंगे तो आप लोग इसको कोरिलेट अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या क्या है चीजें उसको आप लोग देखिए। अभी रिसेंटली नेपाल के द्वारा एक न्यूज निकल कर आई, यहां पर बोला गया लिपुलेक, कालापानी और लिम्पाधुरिया ये नेपाल का पार्ट है, और नेपाल अपने मैप में इसको शो कर रहा है, यानी कि नेपाल यहां पर इसको अपने मैप में शो करेगा। और यहां पर आज की डेट में ये पार्ट जो है वो इंडिया के मैप के अंदर शो किया जाता है। तो नेपाल ने यहां पर इसके चलते गुस्सा दिखाया कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये नेपाल का पार्ट है।
आखिर करंट की सिचुएशन कब से स्टार्ट हुई, तो पहले आप लोग ये भी समझिए कि करंट में जो यहां पर ये दोनों आमने सामने आकर कब खड़े हुए। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब आर्टिकल 370 के साथ में चेंज किया गया तो उस टाइम पर यहां पर हमारा नया मैप तैयार किया गया। तो नए मैप में हम लोगों ने यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को अपनी कंट्री के अंदर दिखाया। तो उस टाइम पर भी नेपाल में यहां पर बातें बोली गई कि ये सही नहीं है, ये हमारा एरिया है। दूसरी यहां पर प्रॉब्लम तब निकल कर आई जब हमारी कंट्री में यहां पर एक रास्ता बनाया गया, और ये जो रास्ता बनाया जा रहा था कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान करने के लिए ये रास्ता बनाया जा रहा था। तो हमारी कंट्री के जो यहां पर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये रास्ता कंप्लीट किया गया। तो उस टाइम पर यहां पर इसके बारे में बात की, नेपाल ने बोला कि हमसे पूछे बगैर यहां पर इंडिया कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा पार्ट है। तो काला पानी, लिम्पिया धुरिया और लिपू लेक, पहले आप लोग इसको एक बार मैप में देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट कंडीशन इसके पीछे क्या है। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग मैप है आज के डेट में, ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा न्यूज चैनल के ऊपर भी इसको दिखाया जा रहा है। तो ये है यहां पर लिम्पिया धुरिया, ठीक है। यहां पर ये हो गया काला पानी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर लिपू लेक। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर, तो नेपाल बोलता है कि ये एरिया जो है वो मेरा है, इंडिया बोलता है कि ये जो एरिया है ये मेरा है। अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बताया गया था कि जो काली रिवर है उसका बॉर्डर यहां पर माना जाएगा। अब बेसिक कंडीशन क्या हो गई, काली रिवर के ऊपर कंडीशन बन गई। तो उसके लिए आप लोग इसको समझिए, ये आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोगों को मैंने कई बार पहले पढ़ाया नाइल रिवर के बारे में। नाइल रिवर कहां पर है, नाइल रिवर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो अफ्रीका में जो नाइल रिवर है, एक तो लेक विक्टोरिया से निकलकर आती है और एक साइड में लेक टना से निकलकर आती है। तो लेक विक्टोरिया से जो रिवर निकलकर चलती है उसको बोलते हैं व्हाइट नाइल, और ब्लू रिवर से जो निकलकर चलती है ब्लू नाइल यहां पर इसको बोलते हैं। तो ये लेक टना से निकलकर चलती है और दोनों जाकर खार्तूम में मिल जाती है और फिर आगे ये रिवर चल पड़ती है। तो ये आगे चलकर फिर क्या होता है, फिर मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है। तो कुछ ऐसे ही फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये जो काली रिवर है यहां पर, ये काली रिवर जो नेपाल बोलता है, काली रिवर जो है वो लिम्पिया धुरिया से यहां पर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। पर लेकिन जो इंडिया बोलता है कि वो यहां से ओरिजिन होती है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये बोलता है कि ओरिजिन पॉइंट ये है। अगर ओरिजिन पॉइंट ये है काली रिवर का, तो उसके हिसाब से ये सारा रीजन जो है जो लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का है, ये किसके अंडर आ जाएगा, ये नेपाल के अंडर आ जाएगा। अगर इंडिया के हिसाब से मानते हैं तो ये नेपाल के अंदर नहीं आएगा, ये इंडिया के अंदर आएगा। तो कंडीशन यहां पर दोनों देखने को मिलती हैं। आप लोग इस वाले मैप को थोड़ा सा देखिए और ज्यादा क्लैरिटी आप लोग के माइंड में यहां पर आएगी, ठीक है। तो यहां पर ये वाले अगर बाउंड्री माने तो यहां पर ये वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गई महाकाली रिवर। और अगर ये वाली बाउंड्री माने यहां पर, तो ये वाला यहां पर देखने को मिलेगा। अब आखिर नेपाल यहां पर गुस्सा क्यों है, नेपाल यहां पर ये बोल रहा है कि 1816 के अंदर में जब यहां पर ट्रीटी ऑफ सगुली साइन हुई थी, तो उस टाइम पर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा स्टार्टिंग में तो बोला गया ये वाली बाउंड्री है, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है नहीं, तो इन्होंने यहां पर इसको बाउंड्री मान लिया गया उस ट्रीटी के तहत। पर लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों के द्वारा अपना स्टैंड चेंज कर दिया गया और अंग्रेजों को लगा कि चाइना के साथ में रिलेशन करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, तो उन्होंने फिर बाउंड्री को यहां पर चेंज कर दिया और यहां पर इसको बाउंड्री मान लिया गया। और आप लोगों को पता है कि जब राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनको इन सब चीजों से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता था। थोड़ा बहुत एरिया इधर उधर हो जाए तो वो इससे ज्यादा फोकस नहीं देते थे, वो अपनी अय्यासी में ज्यादा एंजॉय किया करते थे। तो ये उनकी कंडीशन रहती थी। तो जब से लेकर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर ब्रिटिश इंडिया ने फिर ये इसको मानना अपना एरिया स्टार्ट कर दिया। यानी कि लगभग अगर आप लोग बात करें, ये बात की जा रही है 1860 से लेकर, ठीक है, 1860 से लेकर 1947 तक, जब तक इंडिया आजाद हुआ तब से लेकर यहां पर ये पर्टिकुलर बाउंड्री यहां पर मानी जा रही है। यानी कि सगोली ट्रीटी से हटकर फिर इसको बाउंड्री यहां पर मान लिया गया और ये चीजें यहां पर चली हुई आ रही थी। तो तब से लेकर आज तक का ये जो रीजन है ये इंडिया के कंट्रोल में है। और देखिए आप लोगों को पता है तब से लेकर जो नेपाल भी फिर आगे चलकर अपने यहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई नेपाल के अंदर में 1990s में। उससे पहले यहां पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वो अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो उन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाउंड्री को इंडिया यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है ये माने या फिर ये माने। और वैसे भी ये ऐसा एरिया है उबड़ खाबड़, यहां पर कोई ज्यादा इंपैक्ट इसको लेकर नहीं चल रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि हाँ कोई नहीं, ब्रिटिश इंडिया रख ले इसको, हमें कोई फर्क नहीं से पड़ रहा है। तो तब से लेकर अब तक का ये सारा एरिया जो है वो यहां पर इंडिया के कंट्रोल में है। अब आप लोगों को पता है जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता है वैसे वैसे चीजें चेंज होती है। आगे आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ी, अब नेपाल जो था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद में यहां पर जनता के द्वारा चुनकर रूल आया, तो वहां पर उन्होंने इस मैप के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया। कई बार पहले भी वो यहां पर इसके बारे में बातें करते रहते हैं। एक बार इंडिया और चाइना के बीच में यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो पास है उसको लेकर बोला गया कि हम लोग यहां पर आपस में व्यापार बढ़ाएंगे। तब भी नेपाल ने इंडिया के खिलाफ भी और चाइना के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया, बोला ये हमारा एरिया है, आप लोग
लोग यहां पर इंटरफेयर इस तरीके से नहीं कर सकते। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि चाइना के भी खिलाफ में जाकर खड़ा हो गया यहां पर जो नेपाल, और उसके द्वारा बोला गया कि इस तरीके से आप लोग यहां पर ये इसके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आज की डेट में बोला जाए तो नेपाल और नेपाल की जो सारी पार्टी हैं वो एक तरीके से एक जो तराजू के पलड़े में आकर खड़ी हो गई हैं, और यहां पर कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा जो बढ़ाया जा रहा है वो नेपाल की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसी के चलते जो नेपाल और इंडिया के जो लोग थे वो ट्विटर पर आए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आए और प्रोटेस्ट करने लगे, सड़कों पर भी उतरे काफी नेपाली लोग, और उनके द्वारा यहां पर यह बोला गया हम अपना ये जो एरिया है हम इसको वापस लेकर रहेंगे। इसी के चलते यहां पर जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोल दिया यहां पर साफ नजरों में एक तरीके से आकर कि ये एरिया मेरा है और हम लोग इसको लेकर रहेंगे। उन्होंने तो यहां पर इतनी खतरनाक हरकतें तक बोल डाली यहां पर कि जो इंडियन वायरस है वो ज्यादा खतरनाक है चाइनीज वायरस के कंपेयर में। यानी कि यहां पर ये बातें भी इनके द्वारा बोल दी गई, जबकि हम लोग यहां पर हेल्प कर रहे हैं। यहां पर नेपाल के लिए हम लोगों ने कई चीजें यहां पर प्रोवाइड कराई, और नेपाल ने यह भी आरोप लगा दिया इसी ड्यूरेशन में कि नेपाल के अंदर जो कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है वो इंडिया के द्वारा यहां पर कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है। पहले तो हमारी कंट्री के द्वारा मैप नया लाया गया आर्टिकल 370 में चेंज होने के बाद में, फिर जब यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब कंस्ट्रक्शन किया गया कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, और यह बोला गया कि लगभग एक साइड से यहां पर 3 दिन, दोनों साइड से मिलाए तो 5 से 6 दिन का रास्ता कम हो जाएगा। नॉर्मली हमारी कंट्री के जो श्रद्धालु हैं उनको काफी फायदा होगा। तो नेपाल ने यहां पर बोला कि यहां पर ये एरिया मेरा है और आप लोगों को यहां पर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हो गया। तो आखिर ये प्रोटेस्ट इतना कैसे बढ़ गया? तो कई सारे लोग इसके लिए ये भी बोल रहे हैं कि नेपाल के अंदर जो कम्युनिस्ट आज के में पार्टी है ना, वो अपना जो नाकामियां है उसको छुपाने के लिए, अपनी जो हरकतें हैं उसको दबाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप लोगों ने पास्ट में भी देखा होगा कि जब जब कोई ऐसी कंडीशन बनती है तब तब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कुछ ऐसे मुद्दे उठाकर लेकर आती है जिससे जो मेन मुद्दा है उससे भटकाया जा सके। तो वही हरकतें यहां पर कहीं ना कहीं आज के डेट में जो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ऐसे भी यहां पर कई सारी बातें कई सारे लोगों के द्वारा बोली गई। तो जो यहां पर लिपू लेक पास है ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक तो ट्राई जंक्शन पर है, यहां पर ये इंडिया को कनेक्ट करता है यहां पर, खासकर अगर बात करें चाइना के साथ में, और नेपाल का भी यहां पर पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, फिर से आप लोग इसको देख लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। ये एक मैप है, आप लोग यहां पर देखिए, ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया और ये हो गया नेपाल। तो ये ट्राई जंक्शन पार्ट है यहां पर, जिसकी वजह से यहां पर ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ रहे हैं। तो दोनों ही कंट्री यहां पर बोल रही है कि ये मेरा एरिया है। इस मैप में इसको और ज्यादा क्लियर आप लोग लिख सकते हैं। यहां से होकर जैसे हम लोग यहां पर ये मानसरोवर देख सकते हैं, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा जाती है यहां से थोड़ी आसान पड़ जाती है, वरना सिक्किम और यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरी साइड से यहां पर होकर जाते हैं तो रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ हैं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए यह बोला गया कि यह रास्ता थोड़ा सा आसान रहेगा और यहां से हम लोग जाएंगे तो आसानी से अपनी मंजिल तक यहां पर पहुंच के आएंगे। पर लेकिन आज की डेट में यहां पर जो कंडीशन बन रही है वो बिल्कुल कंप्लीटली प्रोटेस्ट की कंडीशन है। यहां पर अगर पास्ट में आप लोग देखें तो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो काफी सुगम रहे हैं, काफी अच्छे रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे नेपाली लोग जो हैं वो आज के डेट में आप लोगों को अपनी कंट्री की आर्मी के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। पर लेकिन फिलहाल जो एट प्रेजेंट कंडीशन जो चल रही है वो काफी खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट कर रही है दोनों कंट्री के रिलेशन के बीच में। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां पर एग्जैक्टली यहां पर आप लोग इसका क्या सॉल्यूशन देना पसंद करेंगे, यानी कि एक तरीके से आप लोग ये देखें, अगर आप लोग इसको वैसे देखें यानी कि कागज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको कि हाँ, जो अगर हम लोग नेपाल के साथ में जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा ट्रीटी मानी गई थी तो ये बोलेंगे कि हाँ, सगोली ट्रीटी के हिसाब से अगर चलें तो यहां पर ब्रिटिश के द्वारा धोखा किया गया, ये जो पार्ट है ये सगोली ट्रीटी के हिसाब से अगर चले तो ये नेपाल का पार्ट माना जाता है। पर लेकिन आज के हिसाब से अगर आप लोग चलें, उस टाइम से अगर अब तक आप लोग देखें 1860 से लेकर 1947, तो अगर आज तक आप लोग चीजों को प्रॉपर वे में देखेंगे तो कभी भी इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, यानी कि ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया ही इसको यूज कर रहा है, इंडिया ही कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और इवन 1962 की जो वॉर थी यहां पर इंडिया के द्वारा यहां पर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया था। तो उस टाइम पर यहां पर इंडिया के द्वारा मोनार्क से पूछा गया था कि क्या आर्मी डिप्लॉय कर दें, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उस टाइम पर उनके द्वारा भी अलाउ कर दिया गया था हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो तब से लेके आज तक हमारी कंट्री की आर्मी भी यहां पर डिप्लॉय हो रखी है। तो इससे यह भी यहां पर है कि आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये पार्ट हो जाता है, और हमारी कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाइना के ऊपर भी यहां पर नजर इसकी वजह से रख पा रहे हैं। तो अगर यहां पर आज की डेट में ये एक तरीके से जैसे हम लोगों ने काफी लार्ज स्केल पर अपना जो बॉर्डर है डिस्प्यूट था खासकर बांग्लादेश के साथ में, वो हम लोगों ने अभी उसका सोल्यूशन निकाला। पर लेकिन क्या इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर हम लोग इतने यहां पर ढीले पड़ सकते हैं कि यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया हम लोग यहां पर नेपाल को दे दें? तो आज की डेट में हमारी कंट्री में जो इंडिया इसको क्लेम करता है तो ये
बोलते हैं इंडिया की हमारी कंट्री में पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर, उसका पार्ट है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हमारी कंट्री में अगर इसको माना जाए तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। अगर नेपाल में इसको माना जाए तो ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के अंदर में है, जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर भी दिखाया था, तो नेपाल बोलता है कि हमारा जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है उसका ये पार्ट है और ये कंप्लीटली ये मेरी लोकेशन के अंदर में आता है। तो इस चीज को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट यहां पर काफी लंबे समय से यहां पर चल रहा है। बार बार जो नेपाली पार्टी है वो यहां पर इसको लेकर बार बार यहां पर जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस मुद्दे को कई बार उठाते हैं। और खासकर आप लोगों को पता है 2015 से इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है वो काफी टफ हो गए। खासकर अर्थक्वेक देखने को मिला, उसके बाद में यहां पर जो ब्लॉकेड लगा तो काफी सारा जो इसेंशियल सामान था वो यहां पर नेपाल के अंदर नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि अगर आप लोग नेपाल को प्रॉपर मैप के थ्रू देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक सैंडविच कंट्री है यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहां पर कुछ भी अगर जाना होता है तो या तो यहां पर वेस्ट बंगाल के थ्रू या फिर बांग्लादेश के थ्रू, ये बेसिकली लैंड है यहां पर एक तरीके से जो कि सी के साथ में जाकर कनेक्ट करते हैं। तो कहीं से भी यहां पर प्रॉपर वैसे रास्ता इसको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए चाइना यहां पर काफी ज्यादा नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि ऑल्टरनेटिव रूट यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। तो 2015 के बाद में जो कंडीशन बनी वो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ऑल्टरनेटिव रूट यहां पर देखने को मिला चाइना के द्वारा, और चाइना यहां पर चाह रहा है कि अब नेपाल की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर रहे। कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहां पर चाइना की वजह से भी यहां पर ये हो सकता है। देखिए डायरेक्टली तो ये मानना थोड़ा सा टफ है कि चाइना की वजह से हो रहा है, पर लेकिन जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी है आज के में यहां पर और चाइना के अंदर भी, तो देखिए थोड़ा बहुत यहां पर एक तरीके से दोनों इस पर सहमत होते ही हैं। क्योंकि चाइना भी आज के में यही चाहता है कि जो भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है वो सब इंडिया से दूर हट जाएं। तो कहीं ना कहीं चाइना भी चाहता है ये, पर लेकिन नेपाल के अंदर भी अगर देखें सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, तो उस मुद्दे से अगर देखें तो यहां पर नेपाली उसको बोल रहे हैं कि जो सगोली ट्रेटी है, जो सगोली स्टार्टिंग में ट्रेटी साइन की गई थी उसके हिसाब से पार्ट को मानो, तो उस तरीके से अगर मुद्दे को देखा जाए तो ये हमारे लिए काफी टफ पड़ जा रहा है नेपाल की साइड से। बाकी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं यहां पर इसके बारे में बता देता हूं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा यहां पर जब कंस्ट्रक्शन किया गया तब यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट का काम करती है। और ऐसा नहीं है कि हमारी ही कंट्री में काम करती है, ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में डेवलपमेंट का काम करती है बॉर्डर एरिया में। नहीं, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी इसके द्वारा काम किया गया है। बनाया गया था इसको 7 मई 1960 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फाउंडर इसके जवाहरलाल नेहरू जी थे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है आज के डेट में। एक टाइम पर ऐसा था जब यहां पर फंड जो था इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से मिलता था। आज के डेट में कंप्लीटली ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो इसके द्वारा जो मोटो है वो भी है कि हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड वर्क के थ्रू आप लोग सब अचीव कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन की एक कोटेशन भी आप लोग यहां पर देखने को मिल जाती है। आज की डेट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो जिसकी वजह से यहां पर ये पूरा आर्टिकल सामने है। आई होप कि आप लोग अब इसको समझ गए होंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। यहां पर अब आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सैगोली ट्रीटी कहां से निकल कर आई उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया, किस किस के बीच में कब कब साइन की गई ये भी आप लोगों से। तो देखिए आप लोग जो बोलते हैं ना हिस्ट्री का क्वेश्चन निकल कर आ गया, कभी पढ़ा भी नहीं हम लोगों ने किताबों में। तो नॉर्मली चीजें ये होती हैं कि हमेशा सारी चीजें जो होती है ना वो करंट की होती हैं, बस बैकग्राउंड हिस्ट्री उठा लेते हैं ये। तो अगर इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो कभी भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो हमेशा करंट पढ़िए और करंट में जाकर बैकग्राउंड देखिए, तो इससे आप लोग चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये था यहां पर कंप्लीट इस आर्टिकल का डिस्कशन। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछा गया था। बात की जा रही है यहां पर कोलोराडो प्लेटू के बारे में। बोला जा रहा है कि कहां पर ये लोकेटेड है। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ये कनाडा में लोकेटेड है। दूसरा बोला गया कि ये यहां पर रेगिस्तान वाला एरिया है, जो कि स्कैटर्ड एरिया में आप लोगों को फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। यानी कि पूरा रेगिस्तान नहीं है, कुछ एरिया में आप लोगों को फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर है इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं, वो करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। यहां पर कनाडा बोला गया, कनाडा में नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। लोकेशन आप लोग यहां पर इसकी देख सकते हैं। यहां पर ये हो गया ऊपर कनाडा, नीचे हो गया यूएसए। तो यूएसए के अंदर आप लोग यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर इसका आंसर हो गया यहां पर बी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसके बाद में आप लोगों को नैनो मैगजीन के लेक्चर देखने को मिलेंगे, छुटा हुआ भी लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट किया जाएगा। पीडीएफ सारी आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से आप लोगों को जाकर लिंक मिल जाएगा। जो भी आर्टिकल्स आप लोग ये बच जाते हैं वो आर्टिकल्स या तो आप लोग वीक डेज में किसी भी दिन जब मुझे टाइम मिलेगा या फिर संडे में आप लोग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में लाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें होंगी वो कंप्लीट आप लोग करी जाएगी। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करने की चीजों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और फीडबैक जरूर दीजिए। अगर नहीं पसंद आता तो लेक्चर डिसलाइक
डिसलाइक कर जाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव कर सकूं उसको आने वाले टाइम में। और सजेशन अपने रेगुलर आप लोग देते रहिए, क्योंकि सजेशन अब मेरे तक पहुंचेंगे तभी चीजें आगे चलकर हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।